हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एक कोशिश में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे पास सोशलिज्म। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कैपिटलिज्म की और ये वीडियो है सोशलिज्म के ऊपर। सोशलिज्म मतलब समाजवाद। सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बिल्कुल विपरीत है। इसको प्रपोन किया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में। पहले हम समझ लेते हैं सोशलिज्म है क्या। सोशलिज्म में सभी स्कॉलर्स ने अपनी अपनी राय दी है, इसीलिए प्रोफेसर जॉर्ज ने लिखा है सोशलिज्म एक हैट की तरह है जिसने अपनी शेप खो दी है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है। वैसे एक अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो सोशलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम अंडर विच द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू इंश्योर वेलफेयर एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन अ सोसाइटी। वैसे लेफ्ट विच भी इसकी एक अच्छी डेफिनेशन देते हैं। इन सोशलिज्म द रोल ऑफ द स्टेट इज सेंट्रल, इट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सोशलिज्म में इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। उसके बारे में कोई भी डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा ही लिया जाता है। इसमें वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये था सोशलिज्म। सोशलिज्म के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, लिबर्टेरियन सोशलिज्म, मार्केट सोशलिज्म, ग्रीन सोशलिज्म, क्रिश्चियन सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म। बट इसके मेन टू ही टाइप्स हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड टोटलिटेरियन सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटीज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम देयर इज फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कंजम्पशन, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। पर टोटलिटेरियन सोशलिज्म में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। इसमें लोगों को गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, इसलिए इसको सोशलिज्म, इसको कम्युनिज्म भी कहा जाता है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। इसमें ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर सोशली ओन्ड। इसमें कोई एक इंडिविजुअल के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, जैसे मशीन्स, फैक्ट्री, माइंस, लैंड्स वगैरह। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंडिविजुअल अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, बल्कि इंडिविजुअल अपने पास प्रॉपर्टी रख सकते हैं, पर जितनी उनको ज़रूरत हो उनके जीवन निर्वाह के लिए। इसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, वही सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को देना होता है। फिर ये कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, और इक्वलिटीज़ होनी चाहिए लोगों में, और पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। ये कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर इसमें इकोनॉमिक जो इकोनॉमी होती है वो पूरी तरह प्लान्ड होती है। इसमें सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हमारे देश को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की जाती है। और इसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा प्लान तैयार किया जाता है अपने देश के जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट के लिए। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग अथॉरिटी का, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है उसका भी निर्माण गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, तो इसमें गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। इसमें गवर्नमेंट ही शीर्ष पर होती है, वही सारे निर्णय लेती है, तो इसलिए यहाँ पे एंटरप्राइजेस को फ्रीडम नहीं होती, और इसलिए इसमें सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट मोटिव मैटर नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें कंपटीशन भी नहीं होता है। जैसे कि कैपिटलिज्म में कट थ्रोट कंपटीशन था, इसमें वो नहीं होता है। सोशल वेलफेयर, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें प्रॉफिट मोटिव मायने नहीं रखता, बल्कि उसके स्थान पर सोशल वेलफेयर इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े सेक्टर, ट्रेन, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सारे गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। पर छोटी मोटी दुकानें या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हो सकते हैं। फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल ही होता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम होते हैं। तो हम मैरिज देख लेते हैं सोशलिज्म के। इसमें गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होने के कारण इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। उसको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, उसको देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसका यूटिलाइजेशन होता है।
फिर बेटर सोल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे प्रॉब्लम्स सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। इनके बेस्ट सोल्यूशन निकाले जाते हैं। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, प्रॉफिट मोटिव गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होता है, जिसके कारण ये सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। इसमें लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस के कारण इसमें वेस्टफुल एडवर्टीज़मेंट भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं होता है। अगर कई बार एडवर्टीज़मेंट किया भी जाता है तो वो सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होने के कारण प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे प्रभाव न होने के कारण इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जैसे बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारे नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो जल्दी ही गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित कर लिए जाते हैं। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लान्ड इकोनॉमी होने के कारण इसमें रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसमें क्लास स्ट्रगल नहीं होता है। सारे क्लास, इसमें कैपिटलिस्ट क्लास या रिच क्लास या पुअर क्लास नहीं होते हैं। सारे क्लास से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर इसमें रिच क्लास है तो उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और पुअर क्लास है तो उनको फ्री इंजॉय करने के लिए दिया जाता है। इसलिए इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी नहीं होता है। ये इसकी बहुत बड़ी गुण है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसमें ये देखा जाता है। इसमें रिच पुअर क्लास स्ट्रगल नहीं होने के कारण इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लोगों में उनके वेजेस डिसाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि ये इसका बहुत बढ़िया गुण है कि इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। फिर इसके कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, जैसे कि इसमें मार्केट फोर्सेस से प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता है, तो कॉस्ट डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट द्वारा उसके निर्देश द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, तो ये इसका प्रॉपर बेस नहीं है, इसलिए इसका दोष है। एंड ऑफ कंज्यूमर सॉवरेंटी, इसमें जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कुछ सर्वे के द्वारा निर्णय लेती है कि लोगों के लिए क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, लोगों को वही कंज्यूम करना होता है। उनके लिए कोई चॉइसेस नहीं होती है। उसमें कम लोगों के डिमांड को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो ये इसका एक दोष है। नो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें किसी के पर्सनल एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इसमें लोगों को बराबर एक समान वेज दी जाती है, चाहे वो जितना एफिशिएंट हो, और कई बार ये लोगों को अनुत्साहित भी कर देती है। कई बार ये उनके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कम भी होती है। डिफ़िकल्टी इन द राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग अथॉरिटी या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा प्लान तो बनाए जाते हैं, पर जब इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, एफिशिएंट लेबर वगैरह की बात आती है, तो फिर ये प्लान उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते, इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ फ्रीडम, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें सारे गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसमें फ्रीडम नहीं होती है लोगों को, या फिर बहुत कम होती है। विल ऑफ सीक्रेसी, इसमें सारे डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट को द्वारा लिए जाते हैं, एक सीक्रेट सा बना होता है, तो ये भी लोगों को कंफ्यूज करती है, और ये भी इसका एक दोष है। लोगों अदर कंट्रीज़ भी बल्कि इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि क्या चल रहा है उनके देश में, या फिर क्या कैसे, तो विल ऑफ सीक्रेसी भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। लेस इनिशिएटिव, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें लोगों को लेस इनिशिएटिव होता है, लोगों का लेस इनिशिएटिव होता है, क्योंकि इसमें ना सेल्फ इंटरेस्ट गाइड करता है, ना यहाँ प्रॉफिट वेट, तो ऐसे ऐसे चीज़ों का लोगों को अपना बेस्ट देना बहुत इम्पॉसिबल है, तो ये भी इसका एक दोष है। आई होप आपको सोशलिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।